हैं, मगर कुछ सवाल तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहे। ठीक है, मुझे किसी एक आधे सवाल पे डाउट ये है कि शायद वो आप मैंने नहीं करवाया हुआ। ठीक है, ठीक है, खैर नो इश्यूज पुत्र, नो बिग डील, नो बिग डील। मुझे पता है, मैंने इसीलिए जानबूझ के थोड़ी सी मुश्किल तरह के सवाल बीच में डाले हैं। ठीक है, अब सिचुएशन जरा सुन लीजिए। सिचुएशन है क्या? सिचुएशन ये है कि मैंने आपको कराया हुआ है इसका कौन से वाला थियोरेटिकल वर्जन कराया हुआ है। ठीक है, अब इस थियोरेटिकल वर्जन में आज हम उस सारी थ्योरी को न्यूमेरिकली एड्रेस करेंगे। जितने भी हमने न्यूटन के लॉज पढ़े, फोर्स के फॉर्मूलाज पढ़े, फ्रिक्शन पढ़ा, इक्विलिब्रियम पढ़ा, एफ नेट पढ़ा, रेजोल्यूशन पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, वो सारी कहानी हम आज प्रैक्टिकली एक्सप्रेस न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं इसलिए चाहता हूँ मतलब अगर आपसे नहीं भी हुआ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसने तो डरा दिया। हाँ, थोड़ा डराना मकसद नहीं था, लेकिन जस्ट थोड़ा सा होशियार करना मकसद था। डराना कोई मकसद नहीं है, डराना कोई मकसद नहीं है। ठीक है, बहरहाल बहरहाल आई थिंक जो इस वक्त अब हमें मैंने मैसेज तो कर दिया है भाई, हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, अब परेशान होएंगे तो नहीं होगा। अगर परेशानी को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और अभी इस बात पे क्या कहते हैं मुझ पर भरोसा रखेंगे कि यार सर अभी हमें प्रॉब्लम्स कराने लगे हैं, और इंशाल्लाह जब वंस आई होप मैं करा दूंगा तो दिल को बहुत तसल्ली आ जाएगी आपको। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो फिट हो जाएगा, इंशाल्लाह समझ आएगा जी, क्यों नहीं समझ आएगा। आज तक कभी कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने पढ़ाई हो और आपको ना समझ आई हो? हैं जी, कभी ऐसा हुआ है कि सर ज़हीर आपको कोई टॉपिक पढ़ाएं और आपको ना समझ आए? मैं थोड़ा सा हौसला चाहिए होता ना, हौसला चाहिए होता। ओके, सुनो जी, क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर स्टार्ट करते हैं। ऑल क्वेश्चंस कराएंगे। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सारे क्वेश्चंस ही बोलते जाओगे फिर मजबूरन सारे कराने पड़ेंगे। ख्वाहिश तो मेरी ये है कि आप कम प्रॉब्लम्स हों, लेकिन बहरहाल फिर भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्यों कराऊं भाई, मैंने आपको टाइम दिया हुआ था, कोई ऐसा तो नहीं हो सकता। दिस इज नॉनसेंस कि कोई बच्चा कैसा मुझसे एक भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। आपने अटेम्प्ट किए हैं तो कुछ ना कुछ हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, तसल्ली करो यार, तसल्ली करो यार, तो तसल्ली करो। क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को परेशानी है? क्वेश्चन नंबर 1 सर 1 का पार्ट बी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जी। मैं एक छोटा सा ना मैसेज जरा पेरेंट्स के नंबर के ऊपर भी कर लूँ, ताकि कुछ बच्चों को अगर नहीं पता चला तो उनको भी पता चल जाए, ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। फॉरवर्ड टू द ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, वेयर आर द पेरेंट्स ग्रुप्स, हियर दे आर जी। अच्छा, मैं ये एक, अब जब आप थोड़ा सा पढ़ाई के लिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा उसको लिफ्ट कराएंगे, थोड़ा सा उसको फॉलो करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा टेंशन ज़रूरी होती है समटाइम्स। टेंशन से इंसान की जो बॉडी में जो है ना ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, दिमाग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है जब इंसान, हाँ, अगर काम करे तो। टेंशन लेकर डिप्रेशन में ही चला जाए तो वो एक नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन अगर टेंशन हो तो इंसान दिमाग खोल के, आँखें खोल के ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी रखता है। बहरहाल, मैं उम्मीद करता हूँ मेजॉरिटी क्लास ने जॉइन कर लिया है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द लेक्चर गोज लाइक दिस। किसी ने कह तो दिया कि सर क्वेश्चन नंबर 1 भी कराएं, तो कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 50, here it is, 40, here it is, and 30, ठीक है, जो कि आपको 3 फोर्सेस नजर आ रही हैं, एक्ट एट अ पॉइंट O in the direction shown, ठीक है, in the diagram, ओके हो गया जी, where tan of alpha is equal to 7/24, tan of alpha is equals to 7/24, ओके। सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आपको x एक्सिस दिख रहा है? जी बिल्कुल सर, दिख रहा है। मैं जरा थोड़ा सा नीचे की स्पेस मिटा दूं, थोड़ा सा नीचे की स्पेस मिटा दूं, ताकि मैं इस पूरे सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकूं। ठीक है, सो यू नो व्हाट, 3 उसने आपको फोर्सेस दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, एंगल अल्फा जो ये वाला है वो भी उसने आपको बता दिया है। यहाँ से अगर आप अल्फा निकालना चाहें तो प्लीज जरा कैलकुलेटर पकड़िए और थोड़ा सा अपनी फिंगर्स को जल्दी से कीबोर्ड पर डालिए, और tan इनवर्स ऑफ 7/24, मुझे अगर आप इस पूरे अल्फा का जवाब बता दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी बच्चों। 16.26 डिग्रीज, ओके जी, ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 16.26 डिग्रीज, ओके हो गया जी। अच्छा, अब करूं तो क्या कहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस। नाउ यू रिमेंबर, अगर मैं कहूं कि जी ये मेरा हो गया एक्स एक्सेस,
बिल्कुल ठीक है जी। सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। इसमें किसी को परेशानी है? देखो बेटा, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सर जी रिजल्टेंट निकालने के लिए यू नो हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस, ये अभी का तो सवाल नहीं है, ये तो वर्कशीट नंबर 1 है भाई। मैंने तो वेक्टर्स की रेजोल्यूशन आपको सिखाई थी, जरा देखिए गौर से, प्लीज देखिएगा गौर से। व्हाट इज दिस? अगर मैं 40 वाली फोर्स को रिजॉल्व करूं तो किसी को मसला है? ये हो जाएगा 40 कॉज ऑफ अल्फा, ये जो वर्ड थीटा के सामने वाला है, ये हो जाएगा 40 साइन ऑफ अल्फा। अब अल्फा आपके पास है ना, 40 cos of 16.26 degree, and what is this? This is 40 sin of 16.26 degree। इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे और इस दूसरे वाले की वैल्यू भी आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। जी तो बताइए, इसमें कोई परेशानी है आपको? मुझे जरा अगर आप प्लीज वैल्यूज बता दे रहे हैं। पहली है जी 40 इंटू कॉज ऑफ एंगल इस डिग्रीज में। एक बात याद रखिएगा, जो कैलकुलेटर का मोड है इट शुड बी इन डिग्रीज। अगर डिग्री है तो डिग्रीज में होना चाहिए, अगर रेडियन है तो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है ना। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज बता दीजिए। ओके 40 साइन ऑफ समथिंग, तो जब मैं जवाब निकालता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी 11.19, दैट इज 11.2। ये इतना हो गया, ये वाला इतना हो गया। अच्छा अब एक मसला रह गया, अगर ये वाला एंगल आपको पता है, कैन यू प्लीज टेल मी कि ये वाला एंगल कितना है? कैन यू प्लीज टेल मी कि ये वाला एंगल कितना है? जी अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 73.74 डिग्री होगा, चूंकि 90 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एंगल है 90, 90 में से अल्फा को माइनस करो तो ये आ गया। अब आप मुझे ये बताइए ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल बता दीजिए भाई। वंस अगेन ये पूरा फिर 90 है ना, तो 90 में से दोबारा 73.74 को माइनस करें तो मुझे लगता है ये भी कितना आ जाएगा, 16.26 डिग्री आ जाएगा। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि सर एंगल प्रॉपर्टीज हमें नहीं आती थी। ये ओ लेवल्स की एंगल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में मुझे 100% उम्मीद है कि अगर ये नहीं आती ना तो फिर मेरी सारी उम्मीद पर पानी फिर जाएगा, ठीक है। इन इन प्रॉपर्टीज का आपको आना बड़ा जरूरी है। एंगल नहीं निकलेगा तो फिर तो आगे गए हम, फिर तो आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये आ गया। अब अगर ये एंगल है तो मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूंगा, जरा चेक करिएगा प्लीज। मैं जरा डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूँ कि अगर यहाँ से इधर जा रहे थे तो दूसरा रास्ता है सर, यहाँ से इधर चले जाएं और यहाँ से इधर चले जाएं, ठीक है। क्या इस रेजोल्यूशन में किसी को प्रॉब्लम है? नाउ व्हाट, नाउ मैं इधर से इसको मिटा देता हूँ, चूंकि मेरे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट एंगल नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ और लिखना है। यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, ये हो जाएगा 30, क्या चीज़ थीटा के साथ है, कॉज ऑफ 16.26 डिग्री। और ये जो थीटा के बिल्कुल सामने ये क्या है, दिस इज 30 साइन ऑफ 16.26 डिग्री। इसकी वैल्यू बताओ कितनी है? दिस इज 30 cos of 16.26 degrees. It comes out to be 28.8 Newton, and this 30 sine of 16.26, this comes out to be 8.40। जी लो जी, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन खाता खत्म। अब यहाँ से आप लोगों का काम है, प्लीज बताइए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? एक होता था ना पहले आर एक्स निकालते थे, फिर आर वाई निकालते थे, फिर आर निकालते थे। आर एक्स कैसे होगा? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। राइट वर्ड्स है एक तो ये 40 cos अल्फा जो कि 38.4 आया था, माइनस लेफ्ट वर्ड्स है ये जो कि 30 साइन ऑफ 16.26 जो कि 8.40 आया था। ये आ गया आपके पास आर एक्स की वैल्यू। वर्टिकली अपवर्ड इज दिस 50 ऊपर है, फिर ये जो ये वाला है 40 साइन अल्फा ये भी नीचे है, और ये 30 cos 16 ये भी नीचे है। 40 साइन अल्फा था 11.2 माइनस 11.2, ठीक है, प्लस एक और नीचे क्या था 28.8। तो जी
नीचे वालों को दोनों को मैंने आपस में ऐड किया, उनको 50 से माइनस किया, तो एक मेरे पास यहाँ पे जवाब आ जाएगा। ठीक है, प्लीज बताइए 38.4 माइनस 8.4 इट इज 30, 50 माइनस 40 आई थिंक इट इज 10, तो व्हाट इज दिस r नाउ? r मस्ट बी 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है जी, उसका क्या, उसका होल अंडर रूट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बता दो बस, इस सवाल में कहाँ प्रॉब्लम हुआ आपको? हाँ जी, नहीं मुझे नहीं पूछना है कि, मुझे आप बताओ मतलब इसमें ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपसे नहीं हो रहा था ये सवाल? सर ये सवाल आसान था तो फिर क्यों पूछा है? अच्छा पार्ट बी में मसला है, ओए थोड़ी नलायको, पहले तो सुनो पार्ट बी में मसला है उल्लू। चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, आर हो गया, आर हो गया, एक कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो गया ना, मुझे अच्छी बात है। ठीक है, सिर कंफर्म कर रहे थे ना, ये कंफर्म करने वाली क्या आदत है भाई, कंफर्म नहीं करना, मुझे सिर्फ ये बताओ। ठीक है, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है पुत्र, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कराइए ना यार। ठीक है, इतने लंबे चौड़े मैसेज, आई एम सॉरी भाई, अब आई एम सॉरी अब्दुल रहीम, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊँ या आपका इतना लंबा चौड़ा मैसेज पढ़ूँ मैं 2 सफ़ों का? ठीक है, हाँ चस्के ले रहे हैं बच्चे पुत्र, तब मैं जब क्लास लूंगा ना फिर मैं बताऊंगा कि क्या, जब टेस्ट होगा ना कल पूछूंगा, कल 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 की सारी 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 जो है मस्ती शस्ती ना निकल आएगी। कल जब टेस्ट करोगे और उसका जब रिजल्ट आएगा और फिर मेरा असली रूप देखोगे ना, मस्ती सारी निकल आएगी कहीं से भी। खैर बार, नो इशूज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुशी है कि मेरा टॉपिक दोबारा रिवाइज हो जाएगा, जिस किसी बेचारे ने नहीं पढ़ा हुआ उसको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, अब पीछे रहेगी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपका आर एक्स भी पॉजिटिव है, आपका आर वाई भी पॉजिटिव है, यू नो व्हाट, आपका आर एक्स इधर आ गया, ठीक है, आर वाई आपका ऊपर आ गया, नेट रिजल्ट आपका आर रिजल्टेंट आपका इधर आ गया। ये एंगल आप जो है वो कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स के थ्रू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स, एक फार्मूला होता है tan ओवर 30, यहाँ से वैल्यूज पुट करोगे तो जवाब आ जाएगा जी। तो जो ये जो कॉन्सेप्ट है रिजल्टेंट निकालने का, रिजल्टेंट निकालने का, ठीक है, आई थिंक हो जाएगा, हो गया जी? किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक कोई सवाल पूछना चाहेगा? नहीं, ओके, नो ओके, नो इश्यूज। फिर जरा पार्ट बी जो कि 1 नंबर का था, उस 1 नंबर में आपने काम भी 1 नंबर का करना है, लाइक विदाउट एनी कैलकुलेशन, थोड़ा सा अपना सेंस बढ़ाना है, अपने सेंस को इम्प्रूव करना है और डायरेक्ट जवाब देना है। मैं लेट्स सी कि मैं 1 नंबर के लिए तो मुझे लगता है डायरेक्ट जवाब ही होगा, मैं पिछला सारा मिटा दूं, यो जी हियर इट गोस। अच्छा, कहता है द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन इज रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p न्यूटन एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे आपने 50 की जगह, बल्कि एक सेकेंड मुझे ये बता दीजिए कि आर एक्स कितना था 30, आर वाई था 10, और ओवरऑल रिजल्टेंट कितना था? ओवरऑल रिजल्टेंट अगर किसी ने निकाला हो 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, उसका फिर क्या, उसका होल, यू नो अंडर रूट ऑफ द आंसर, इट कम्स आउट टू बी 10 अंडर रूट 10। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मैं सारे को मिटाता हूँ। आपने पहले पार्ट में आर एक्स निकाला, फिर आर वाई निकाला, फिर रिजल्टेंट निकाला, आर एक्स था कहीं 30, आर वाई था 10, ये आ गया 10 अंडर रूट 10, और थीटा शीटा आपने निकाल लिया होगा। ओके, अब सवाल क्या है? सवाल है द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन इसको इज रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p न्यूटन। आपने इस 50 न्यूटन को हटाकर p न्यूटन की फोर्स लगा दी। ओके, द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस नाउ एक्ट in the positive x direction. What happens? The resultant of the three forces now act in the positive x direction. Find the value of p. अब रिजल्टेंट ओवरऑल पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट किधर है? पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट किधर है भाई? Now you know what, the resultant of the three forces now acts in the positive x direction. रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस में है? रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट नाउ एक्ट्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, क्या कहानी है जी? हाँ तो पता है ना सर, तो y कंपोनेंट तो आर वाई 0 हुआ, यस एग्जैक्टली, तो आर वाई 0 हुआ। अब आर वाई 0 है, अब आर वाई है कौन?
ऊपर की तरफ आ गया, इफ आर वाई 0 ऊपर की तरफ आ गया P, नीचे की तरफ कौन था? नीचे आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताइए नीचे क्या निकाला हुआ था? आई थिंक नीचे वालों को सम जो था वो 40 था, नीचे वालों को जो सम था वो कितना था? एक था ये वाला था आई थिंक 28.8 और जो ये वाला था, ठीक है, आई थिंक आपने जो थोड़ी देर पहले, तो जब P - 40 0 है तो P की वैल्यू कितनी होगी भाई? P की वैल्यू 40 होगी, P की वैल्यू 40 होगी। आई थिंक आपको समझ आ जानी चाहिए बात। अभी भी किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम है? नहीं? ओके जी, बहुत आसान था। कैन यू डू पार्ट 2 अगेन? बेटा अभी तो पढ़ाया है। इफ दिस 50 इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर फोर्स, क्या करते हो यार? दिस 50 इज रिप्लेस्ड बाय P न्यूटन की फोर्स एंड नाउ द रिजल्टेंट acts in the positive x direction. It means resultant में सिर्फ rx है, resultant में ry नहीं आएगा। If the overall resultant is in the x direction, what does it mean? It means सर जी ry नहीं है। मोहम्मद अली, क्या आप इस बात को समझते हो कि अगर ओवरऑल रिजल्टेंट x डायरेक्शन में है तो ry क्या होगा? 0 होगा। तो बस ठीक है, मैंने यहाँ ry 0 कर दिया है। ry में ऊपर की तरफ p है, नीचे की तरफ एक ये है और एक ये है। ये आपने पिछले पार्ट में निकाले हुए थे, इनका सम मुझे याद है 40 था, ऊपर p नीचे 40, तो p इक्वल टू 40, p इक्वल टू 40। मोहम्मद अली हो जाएगा? ओके सर, चलो जी, बड़ी मेहरबानी जी, शुक्र है आपने एक सवाल कर लिया, समझ आ गया। आप वैसे मुझे बताएं टोटल सवाल कितने? 11। ओके, नो इश्यूज। मैंने मार्क स्कीम भेज दी है, मैंने मार्क स्कीम भेजी हुई है। या आई थिंक V2 ओके, टेस्ट इसी में से आएगा। अब ये तो कल ही पता चलेगा, ये तो कल ही पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, 2 में किसी को परेशानी है? क्वेश्चन 2 में किसी को प्रॉब्लम है? खदीजा बिलाल सेज यस। ओके, सो देखते हैं भाई सवाल को कैरी करते हैं। हाँ जी, इधर ध्यान दे बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देयर इज अ पार्टिकल P of mass 0.8 kg। एक पार्टिकल है P of mass 0.8 kg, ठीक है। A particle of mass 0.8 kg is placed on a rough horizontal table। लो जी, ये मैंने केस पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? रफ हॉरिजॉन्टल टेबल हमारा दूसरा या तीसरा केस था। रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक पार्टिकल पड़ा है, लो जी पढ़ा है जी, है। मास कितना है उसका? 0.8 kg, तो वेट कितना होगा उसका? W = mg, m is 0.8। अच्छा एक काम करो, मैं ना आपको कल के टेस्ट की हद तक एक चीज अलाउ कर देता हूँ, एक आसानी अलाउ कर देता हूँ कि आप जी को बजाय इसके 9.81 लेकर 3 डेसिमल प्लेस में फंसे, कोई इशू नहीं है, मुझे 10 ले लें आप, आसान हो जाएगा काम। दिस इज 8 न्यूटन। ओके, प्लेस्ड ऑन अ रफ टेबल, रफ को याद रखिएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन P एंड द टेबल इज म्यू। ओके, a force of magnitude 5 Newton acting upwards at an angle alpha above the horizontal। एक फोर्स है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन की, इट एक्ट्स अपवर्ड्स एट एन एंगल अल्फा टू दी हॉरिजॉन्टल। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं, कितनी? 5 न्यूटन की एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। या आप यहाँ क्या तस्वीर कर लें कि सर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, इस फोर्स का इस हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? अल्फा है, और tan अल्फा आपको गिवन है, तो इट मींस यहाँ से भी आप अल्फा निकाल ही लेंगे। अब अगर किसी ने कहा सर नहीं फोर्स इधर नहीं लगानी, फोर्स इधर लगानी है, तो मर्जी है उसकी भाई, ये लगा ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्योंकि जब वो फोर्स राइट पे लगाएगा तो मैं फ्रिक्शन लेफ्ट पे कर दूंगा, जब वो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगाएगा तो मैं जब वो फोर्स लेफ्ट पे लगाएगा तो मैं फ्रिक्शन राइट पे कर दूंगा, ठीक है। यहां तक किसी को परेशानी है? अच्छा, जब उसने यहाँ पे फोर्स लगाई,
The particle is on the point of sliding on the table. It is on the point of sliding. इसमें से क्या लफ्ज निकालोगे? On the point of sliding. अभी slide 1 it is on the point. It is at the verge of sliding. इसको हम क्या बोलते हैं? Yes, we call it limiting equilibrium. We call it limiting equilibrium. अच्छा, ठीक हो गया जी. तो इट मींस फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, कुछ होगा? ओके, ये तो सवाल आ गया, ये तो सवाल की ड्राइंग हो गई. अब मैं अपनी ड्राइंग की तरफ जाता हूं. वेट नीचे है तो वो किधर होगा? नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा भाई? अगर वेट नीचे है तो प्लीज बताइए नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? सर जी ऊपर होगा. ओके हो गया. ये फोर्स इस तरह से, तो उसको रिजॉल्व करो. सर ये लेंगे रिजॉल्व कर देते हैं, एक अपवर्ड कर लेते हैं, वो कर दें 5 क्या साइन अल्फा, व्हाट इज दिस 5 कॉस अल्फा. अब अगर आप आगे धक्का लगा रहे हो या अभी आगे गया नहीं है तो फ्रिक्शन किधर होगी? सर जी ये होगी फ्रिक्शन, एल ओ जी है जी. If it is in the limiting equilibrium, if it is in the on the point of sliding, equilibrium, limiting equilibrium, forces are balanced, upward is equal to downwards, forward is equal to backwards. तो कहानी हो नहीं जाती यार पूरी. क्या कहानी? सर forward is only 5 cos alpha is equal to backwards is friction. Upwards there are two forces. There is R is upward, then 5 sin of alpha is upwards, and downwards is W. ठीक है. Now what you need to calculate? What is the value of mu? तो mu is equal to F is equal to mu R, mu is equal to F over R. बच्चों अब अगर आप ये सवाल भी ना करो तो फिर तो बुरी बात है यार. समझ आ गई है सर? It's just this simple. It is this simple. एक रफ सरफेस है, बना लिया. एक ऑब्जेक्ट है, ड्रॉ कर लिया. नीचे वेट है, ऊपर रिएक्शन है, आगे की तरफ जोर लगाया है, उसको रिजॉल्व कर लिया. बैकवर्ड उसकी फ्रिक्शन होगी, अपवर्ड इज कुछ नॉट. देखो अल्फा कितना है? चलो एक सेकंड अल्फा भी बता दो जरा मुझे यहाँ से. अल्फा कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 3/4. कितना होता है? व्हाट इज दिस अल्फा? tan इनवर्स ऑफ 3/4. प्लीज बताइए. tan इनवर्स ऑफ 3/4 इट कम्स आउट टू बी 36.9 डिग्री. 36.9 डिग्री. ठीक है. उस एंगल को यूज करके इसका ये 5 sin अल्फा करो. 5 sin ऑफ आंसर इट इज 3. फिर वो जो आपके पास पहले आंसर आया था क्या था वो? फिर करो 5 cos ऑफ 36.9 डिग्री. इट कम्स आउट टू बी 3.9 दिस इज 4. ओके हो गया जी. अब हो नहीं जाएगा सब? हो नहीं जाएगा सब? क्या निकालोगे? यहां से F की वैल्यू निकलेगी. F की वैल्यू कितनी आएगी? 4 न्यूटन. यहाँ से निकालोगे R की वैल्यू. R की वैल्यू कितनी निकलेगी? आई थिंक 8 - 3 5. ओके जी. म्यू निकालोगे. म्यू कितना निकलेगा? म्यू इज इक्वल टू 4/5 आई थिंक 0.8. किसी को मसला है? एनी मसला मसाइल? When you explain it is very easy. ये तो फिर कमाल है जी उस्ताद जी का आपके हैं जी. लेकिन मैं इंशाल्लाह आप सिर्फ भरोसा रखिए खुद पर. ठीक है. एक एक देखो मेरे मैं पढ़ाते हुए क्या कमाल कर रहा हूँ. मेरे पास क्या कमाल है इस वक्त? सिर्फ एक लुक एट दिस कप. मैं एक एक लफ्ज को पढ़ता हूँ. P फिर अंडरलाइन करता हूँ 0.8 रफ हॉरिजॉन्टल, साथ साथ ड्राइंग बनाता हूँ. एक एक लफ्ज को फॉलो करता हूँ. हर लफ्ज को आई मेक अप द डेटा. यस आई मेक अप द डेटा. पेपर में आप साथ चले जाना. मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ पेपर में जाऊंगा. यकीन जानिए आप सबके साथ पेपर में जाऊंगा. आपके दिल में बैठकर, आपके दिमाग में बैठकर, आपकी रूह के साथ जुड़कर हैं. मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ पेपर में जाऊंगा. जहां कोई परेशानी हुई आंखें बंद करना. ठीक है. सबसे पहले अल्लाह को याद करना और फिर कहना सर जी कुछ कान में बता दें तो मैं आपको जवाब बता दूं. आपको सारे मेरे कराए हुए सवाल याद आएंगे इंशाल्लाह. ठीक है. बस जिसने जो क्या कहते हैं तपस्या जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए है जी. मेहनत स्ट्रांग होनी चाहिए. फोकस स्ट्रांग होना चाहिए. आपको सब समझ आ जाएगा. रफ का मतलब क्या था, लिमिटिंग का मतलब क्या था, एंगल कैसे निकालते थे, ऊपर फोर्स क्या होती थी, नीचे फोर्स क्या होती थी. ठीक है. असल बात है डेटा बनाना. यस एग्जैक्टली. असल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? ठीक है. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? अल्फाज को अंडरलाइन करना. जब आप एक एक देखें सवाल खुद लेके जाता है वहां तक. अगर आप सवाल को देखें तो मैंने सवाल सॉल्व नहीं किया. सवाल ने मुझसे खुद को सॉल्व खुद ही कराया है. सवाल बता रहा है कि जी मेरा एक पार्टिकल है, मेरा वजन इतना है,
मैं रफ सरफेस पे पड़ा हूँ, कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है, फोर्स में ये लगा रहा हूँ, एंगल मेरा इतना है, मैं बस पॉइंट मूव ही करने ही लगा हूँ, मैं मूव करने ही लगा हूँ। अच्छा मैं मूव करने ही लगा हूँ तो यहाँ से आगे फिर मेरी कहानी आ गई। अच्छा साथ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा फिर। अच्छा होगा, ओके जी, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड करें, अपवर्ड डाउन करें, काम खींचें, ड्राइंग अ डायग्राम हेल्प्स अ लॉट। एग्जैक्टली यस, ठीक है। अच्छा अब इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन P is increased to 10, not increased by 10, it is increased to 10। पहले 5 थी, अब क्या होगी, अब ये 10 हो गई। अच्छा, with the direction of the force remaining the same, find the acceleration of P। अब कहानी खराब हो गई है। कहानी क्या खराब हो गई है सर? ये तो सारी सिचुएशन बदलनी पड़ेगी। क्या क्या सिचुएशन बदलूं? मुझे लगता है इस 5 की जगह क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मैं इसको जरा ब्लैक पेन करूं। सर इस 5 को करना पड़ेगा, बल्कि एक सेकेंड, मुझे थोड़ी सी बात ये बदलनी है। लो जी, म्यू एक कांस्टेंट है, वो फिक्स हो गया, वो नहीं चेंज होगा, वो पहले पार्ट हमने निकाल लिया। ये फोर्स कितनी हो गई है 10, तो ये क्या हो गया 10 साइन अल्फा। ये क्या हो गया 10 कॉस अल्फा। प्लीज बताइए व्हाट इज 10 साइन अल्फा। अल्फा जितना भी था आपका 10 साइन ऑफ 36.9, इट कम्स आउट टू बी 6, फिर 10 cos of 36.9, it comes out to be 8। ये लो जी 8 न्यूटन आ गया, ये 6 न्यूटन आ गया, ये साइड पर रखो अपने पास। Won't mu change as new values of r? अच्छा okay, listen carefully, listen carefully. Mu is the coefficient of friction. What is mu? What is mu? It is the coefficient of friction. It depends upon the roughness of the surface। मेरा सवाल है, क्या सरफेस चेंज हुआ है? प्लीज टेल मी द आंसर। नो, तो म्यू चेंज होगा? नो, म्यू तो नहीं चेंज होने वाला। हाँ क्या चेंज हो सकता है सर? पता नहीं, क्या पता ऊपर की तरफ आपकी फोर्स ज्यादा होगी तो क्या पता आर चेंज हो जाए। आर चेंज होने से एफ चेंज हो सकता है, म्यू नहीं चेंज होना। अब कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, आपसे एक सवाल पूछूं, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुमकिन है या वर्टिकल डायरेक्शन में मुमकिन है? वर्टिकली तो मैंने आपको क्या कहा था, जो मर्जी सीन हो, मैं लगा गलत। वर्टिकली जो मर्जी सीन हो वो सरफेस के ऊपर रहेगा, वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। वर्टिकली वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा, यस, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इस तरह के सवालात में क्या सीन होता है कि सर वो जो ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको रस्सी से यूं खींचते हैं, ठीक है, चलो मैं काम कर लेता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ। मुझे प्लीज आप ये बताइए, नहीं प्रोजेक्टाइल नहीं है, मुझे बताइए आर, मुझे ना जरा एक बात बताइए, नीचे की तरफ कितनी फोर्स है? चलो एक काम करो, एक काम करो, अभी क्लियर हो जाएगा। नीचे की तरफ कितनी फोर्स है? सर जी 8। ये वाली ऊपर कितनी है? 6। तो ऊपर आर कितना होगा? ऊपर तो आई थिंक आर मैक्सिमम 2 होगा कि ऊपर और नीचे बैलेंस हो जाए। आई डोंट थिंक सो। वर्टिकली कुछ सिचुएशन है, वर्टिकली फोर्सेस आर बैलेंस्ड। ऊपर इट इज आर एंड दिस इज 6, नीचे इट इज 8, आर कम्स आउट टू बी 2 न्यूटन। आर आ गया 2। ओके, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। फ्रिक्शन आ जाएगी, म्यू वाज पुराना, म्यू चेंज नहीं हुआ, आर वाज 2, इट कम्स आउट टू बी 1.6 न्यूटन। ठीक हो गया, यस। फॉरवर्ड फोर्स इज 8, बैकवर्ड इज 1.6। x डायरेक्शन में सिग्मा एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। प्लीज टेल मी व्हाट इज एफ नेट। फॉरवर्ड इज 8, बैकवर्ड इज 1.6, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने निकाल ली 1.6, आर आपका आ गया था 2, तो इज इक्वल टू m इंटू ए। एम वॉज 0.8 इंटू ए। दसो इन लाखों, इस कोई मसला है? इसमें कोई मसला है? दिस इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। आप रस्सी से खींच रहे हैं, आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाई, आप इसको खींच रहे हैं। इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था 6, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 8। वर्टिकल वाला ऊपर था 6, ऊपर एक और भी था r, नीचे है टोटल 8। तो वर्टिकली तो आई फील बैलेंस्ड ही होगा, वर्टिकली तो आई फील बैलेंस्ड ही होगा। ठीक है,
लेकिन हाँ हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड वाला था 10 cos अल्फा, वो था 8, बैकवर्ड वाला था f इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू इज 0.8, r इज 2, इट इज 1.6, तो फॉरवर्ड हो जाए 8, बैकवर्ड हो जाए 1.6, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? सर फिर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो बैलेंस ना हुई। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस ना हुई तो सिग्मा एफ एक्स जीरो ना हुआ, जब वो सिग्मा एफ एक्स जीरो ना हुआ, क्योंकि उसने मुझे पहले ही कहा था एक्सेलरेशन निकालो, तो मुझे कंफर्म था कहीं ना कहीं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जरूर लगेगा, तो मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा दिया। फॉरवर्ड वाज 8, बैकवर्ड वाज 1.6, मैंने 8 माइनस 1.6 किया, मेरे पास जवाब आ गया, m इंटू ए किया, ए को सब्जेक्ट बनाऊंगा, जवाब आ जाएगा। जी भाई बताओ जी, इसमें किसी को मसला है? नहीं, ऑल क्लियर, ओके जी, गॉट इट सर। चलो रॉजर सर, ओके भाई, ये फौजी है कोई, रॉजर सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 में बताओ जी क्या मसला है? क्वेश्चन 3 में किसी को मसला है? क्वेश्चन 3, ओके, क्वेश्चन 3 को लेके चलते हैं। सुनो भाई, क्वेश्चन 3 में क्या कहानी है? अ पार्टिकल ऑफ मास 0.6 kg, सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करूंगा वर्टिकली डाउनवर्ड क्या, वेट, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, m इज 0.6 इंटू जी की जगह 10 लिख दो, एंड व्हाट इज इट, इट इज 6 न्यूटन। कोई मसला है? सबसे पहला लफ्ज आपने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ते ही ड्राइंग पे वेट ड्रॉ कर देंगे आप। पहली हिंट क्या दे रहा हूँ, मैथ्स पढ़ते ही ड्राइंग पे वेट ड्रॉ कर लीजिए, काम मतलब जो जो लफ्ज पढ़ता जाऊंगा मैं उसको फॉलो करता जाऊंगा, ठीक है? अच्छा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? मैंने मैथ्स पढ़ा, मैंने वेट ड्रॉ कर लिया, वेट सही ड्रॉ हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड, सर जी सही ड्रॉ हुआ है। इट इज प्लेस्ड ऑन रफ प्लेन, रफ प्लेन, व्हाट इज मीन बाय रफ? सर देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन, देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन। अच्छा देखेंगे जब आएगी फ्रिक्शन की बारी, देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन which is inclined at an angle of 21 degree to the horizontal, okay, ये एंगल हॉरिजॉन्टल है। आप नोट्स खोल के देखोगे तो आपको वहां पे आपको एक बात नजर आएगी, क्या? सर ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इसको हम क्या कहते हैं, आर, इसको बनाते हैं हम अपना कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो एंगल होता है, कुछ याद आ रहा है? मैंने जरा इसका उल्टा डायग्राम बनाया था, मतलब मेरा हॉरिजॉन्टल यूं होता था और ये यूं जाता था, ठीक है? तो बात तो वही है ना पुत्र, बात तो वही है ना। ये एंगल कितना था, ये एंगल कितना था भाई? मैंने आपको कहा था ना, आप रटा मारोगे इस बात का, आपको रटा मारना होगा कि जो एंगल यहाँ होता है वही एंगल वेट और वर्टिकल के दरमियान होता है, 21 डिग्री, है ना? ओके हो गया। अच्छा, अब यहां से अगली बात, फिर क्या करें जी? द पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम, इट इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम। वैसे ही अपने वेट के कंपोनेंट की वजह से किधर रुड़ जाता, अगर मैं इसका वेट रिजॉल्व करूं तो आई थिंक वेट ऐसे रिजॉल्व होता है, ऐसे ही ना, दिस मस्ट बी W कौन सा थीटा, W cos थीटा, एंड दिस मस्ट बी W sin थीटा, ऐसे ही वेट के इस कंपोनेंट की वजह से इसको किधर रुड़ना चाहिए, नीचे। अच्छा, इसको किसने रोक लिया है? इट इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम, इट इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय व्हाट, बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू अ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन। आपको नजर आ रहा है ये जो ग्रेटेस्ट, ये जो स्लोप है, ये जो ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन है, पैरेलल टू दिस लाइन हो, तो उसने चलो ड्रॉ भी किया हुआ है, पी की उसने डायरेक्शन, मतलब ये जुमला क्या था, एक्टिंग पैरेलल टू अ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन, मैं बेड़ा गर्क अंग्रेजी मार रहा है वो, है एक्टिंग पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन, मतलब ये जो ड्राइंग है उसको कह रहा है वो। उस ड्राइंग के लिए उसने क्या दिया, पता नहीं, जो भी आई होप पी नजर आ रहा है, हमें पी नजर आ रहा है। फिर कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन इज 0.3, ये कौन है, ये कौन है? सर ये उसने ना हमें वो म्यू की वैल्यू बता दी है, क्या बता दी? इफ द सरफेस वाज रफ there must be some mu is 0.3, show that the least possible value of p is 0.40, फिर and find the greatest possible value of p, पहले लीस्ट बताओ इतनी होनी चाहिए, फिर ग्रेटेस्ट बताओ इतनी होनी चाहिए।
लीस्ट कितनी होगी और ग्रेटेस्ट कितनी होगी, दो बातें। एक सवाल तो ये है, इक्विलिब्रियम है ना बच्चों, दो जुमले हैं, अगर आप गौर से सुन लें बात खत्म हो जाएगी। पहला सवाल, जरा सब कीबोर्ड पे उंगलियां लेके जाओ। पहला सवाल, पार्टिकल किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम, जस्ट मतलब इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में, ओके। इक्विलिब्रियम की अगर मैं कहूं दो सिचुएशंस हैं, मैं अगर कहूं इक्विलिब्रियम की दो सिचुएशंस हैं, या तो पी का लीस्ट कब होगा, इफ इट इज एट द पॉइंट ऑफ, इफ इट इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड्स, तो पी का लीस्ट आ जाएगा। अगर मुझे इसको लेके जाना इट इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अपवर्ड्स, तो पी क्या होगा? मतलब देखो रेस्ट के तो दो सिचुएशन है, या तो पी नीचे गिरने से बचा रहा है, या पी इतना ज्यादा हो गया कि अब ये कहेगा तू तुझे नीचे गिरने से बचाने से बेहतर है कि मैं तुझे ऊपर भी लेके जाऊं। इक्विलिब्रियम की दो ऑप्शंस है ना, if it is equilibrium, if it is limiting equilibrium, if it is static equilibrium, then I believe the particle is at the point of moving किधर, the particle is at the point of moving up the plane, एक सेकंड पहले, at the point of moving, at the point of moving कौन सा नंबर वन क्या होगा, या तो सर डाउन द प्लेन, या फिर इट इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन, या तो इट इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन, या फिर इट इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन। हाँ जी, यहां तक को मसला है। साद हसान कहते हैं, हाँ अब इसको P लीस्ट होगा अगर नीचे जाने से बचाए, P मैक्स होगा जब ये ऊपर लेके जाने की कोशिश करे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। यहां तक किसी ने कुछ सवाल पूछना तो पूछ लो जी। तो पार्टिकल या तो नीचे रुड़ने लगा है, P ने बचा लिया है, या P इतना ज्यादा हो गया कि वो उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, जा नहीं रहा, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? आई थिंक यहां से आगे कर लोगे ना। अब अगर मैं कहूं इफ इट इज मूविंग, if it is about to move down the plane, if it is about to move down the plane, please tell me अगर ये नीचे रुड़ने वाला है तो फ्रिक्शन किधर बनाऊं, इधर बनाएं, फ्रिक्शन किधर बनाएंगे जी? अगर ये नीचे रुड़ने वाला है तो प्लीज याद रखिए आपको फ्रिक्शन इधर बनानी पड़ेगी, अगर ये नीचे रुड़ने वाला था तो, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे आप इसमें, पहले करें सर वो क्या क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स भी जीरो करें और फिर सिग्मा एफ वाई भी जीरो करें। सिग्मा एफ एक्स जीरो में सर जी नीचे की तरफ है डब्ल्यू साइन थीटा और ऊपर की तरफ है एफ प्लस पी। फिर सिग्मा एफ वाई में सर ऊपर की तरफ है आर और नीचे की तरफ है डब्ल्यू कॉस थीटा। डब्ल्यू की जगह लिख दें एम इंटू जी दैट इज 6, कॉस थीटा की जगह लिख दें कॉस ऑफ 21। यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 कॉस 21, 5.6। आर मैंने निकाल लिया, किसी को प्रॉब्लम? फिर W sin थीटा, W was 6, sin was sin, theta was 21, F is mu into R. If F is mu into R, please tell me what is mu. Mu is 0.3, what is R? R is 5.6 plus P. यहाँ से पुत्र जी P नहीं निकल आएगा, 6 sin 21 minus 0.3 into 5.6. It comes out to be 0.47. Does not the friction always act opposite to the motion? Yes, beta. It always acts opposite to the motion. If the point is moving, about to move down the plane, अगर ये पार्टिकल नीचे गिरने लगा है तो पुत्र बताओ ना फ्रिक्शन किधर होगी? हाँ दिया, अगर ये पार्टिकल नीचे गिरने लगा है तो फ्रिक्शन किधर होगी? बैकवर्ड्स होगी ना। अगर ये पार्टिकल इधर जाने लगा है तो फ्रिक्शन पीछे बनानी थी ना, बना ली। P सॉल्व किया, यहाँ से P की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? आगे जो उसने कहा कहता था शो दैट, शो हो गया, यहाँ से सॉल्व करो। इसके मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ
कि जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो पी का जवाब क्या आएगा, 0.470 ही आएगा, शोन। ओके, अब वो कहता है, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं प्लीज बताइए, डाउन द प्लेन वाली सिचुएशन में किसी को प्रॉब्लम है? फ्रिक्शन ड्रॉ हो गई, रिएक्शन ड्रॉ हो गया, रेजोल्यूशन हो गई, फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड हो गया, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड हो गया, सब कहानी समझ आ गई? सब कहानी समझ आ गई? ओके, अब अगली कहानी क्या है? इफ इट इज अबाउट टू मूव अप द प्लेन, तो ये गया पुत्र, अगर ये ऊपर रुड़ने लगा, मतलब ये ऊपर घसीटने लगा है, अगर ये पी इतना ज्यादा हो गया है कि ये उसको ऊपर खींचने में कामयाब हो जाए, पी इतना ज्यादा हो जाए कि वो इसको ऊपर खींचने में काम, मतलब अबाउट टू मूव अप द प्लेन हो जाए, तो फ्रिक्शन किधर होगी? सर अब फ्रिक्शन इधर होगी। बताओ जी, मसला मसाइल, कोई मसला कोई मसाइल, कोई मसला कोई मसाइल, एनीवन? जी बच्चों, हाँ या ना ही कर दो यार, तुम लोग इतना सुस्त क्यों हो भाई? ये सब पेपर में कैसे सॉल्व होगा? ओ भाई उसको छोड़ो, ये बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ये बताओ ना। पेपर जब देंगे तो पेपर में सॉल्व होगा, पेपर में क्यों सॉल्व नहीं होगा? आ गया सर, समझ जब आ गया है तो पेपर में क्यों सॉल्व नहीं होगा? मलाइका आपको नहीं समझ आया तो प्लीज बताइए, मैं दोबारा करा देता हूँ। टेस्ट में ये सब कैसे सोचेंगे जैसे मैं भी सोचवा रहा हूँ? क्या आप लोग क्या वो क्या कोई पत्थर के जमाने के लोग हो, या पेंटियम 1 का प्रोसेसर चल रहा है? कैसे सोचेंगे? जैसे मैं सोचवा रहा हूँ वैसे सोचेंगे। वेट है हमेशा ड्रॉ करेंगे, रिएक्शन है हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस हमेशा खींचेंगे, जो एंगल इधर है वो हमेशा इधर एंगल होगा, जो फोर्स साइड पर होगी उसको रिजॉल्व करेंगे। ऊपर जाने का कहेगा तो फ्रिक्शन नीचे बना लेंगे, नीचे जाने का कहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर बना लेंगे। ऐसा सोचना ही तो मुश्किल है। हाँ बस ये मुश्किल का गुजारा कीजिए फिर। ये इस अपनी अपनी जो 2 MB की मेमोरी है, इसको बराए में बानी 2 GB की ऊपर जाके जरा इसको इसको करिए ना। मेरे पास है, मेरे पास सारे पुर्जे पाने हैं, मेरे पास आपकी खींचातानी करने के सारे प्रोसेस है। बाकी दुनिया की कोई बात बताऊंगा ना, खुदा की कसम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। पढ़ाई के लिए जो आप लोग बुट हो जाते हो ना, अपने दिमाग को बंद कर लेते हो, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह सारा कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा कल से। समझ आ गया है सर, आ गया, इसे समझ आ गया जी, आ गया आप लोगों को, जस्ट थोड़ा सा हौसला करो अभी। अच्छा, कर लोगे? अगले सवाल पे जाऊं प्लीज? इधर भी अब दोबारा ही वही एफ एक्स फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड ही करना है, और तो कुछ भी नहीं। बच्चों प्लीज अगले सवाल पे जाओ। हेलो जी, हौसला नहीं हारना है भाई, हिम्मत नहीं हारनी है, परेशान वो क्या कहते हैं खान साहब, क्या कहते हैं, घबराना नहीं, लड़ना है, लड़ना है, हमें लड़ना है, घबराना नहीं है, हमें लड़ना है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, द थ्री कोप्लेनर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये किसका प्रॉब्लम है? इतनी काश के कसम से वो प्रोसेस होता, मोबाइल के अंदर से मैं जाता, आपका सर पकड़ता, थोड़ा सा हिलाता, आप कहते सर आता है, आप कहते सर आता है, आप कहते सर आता है। दिस इज सो इजी। इक्विलिब्रियम है भाई, इक्विलिब्रियम है यार, इसको रिजॉल्व करो, ये लो जी, ये हो गया, ठीक है, फिर इसको रिजॉल्व करो, ये हो गया है। और प्लीज मेहरबानी करो ये सवाल कम से कम ना करवाओ यार, ये ज्यादती हो जाएगी सीरियसली, है ये सवाल भी। चलो कोई नहीं, आपकी ना मैंने वो बहाना सारा खत्म करना है, आपका बहाना सारा खत्म करूंगा। ये कौन है? दिस इज यू नो व्हाट, 2p साइन थीटा। ये कौन है? 2p कॉस थीटा। ये वाली फोर्स कौन है? p कॉस 60। और ये थीटा के सामने ये कौन है? दिस इज p साइन 60। इक्विलिब्रियम में तो क्या करना है, फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड करिए, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड करिए। इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? फोर्सेस आर बैलेंस्ड। Forces are balanced means what? Forward is equal to back. Like sigma fx is equal to 0. Forward कौन हुआ? 10 is forward is equal to backwards कौन हुआ? एक p cos 60 backwards है और एक 2p
कॉज थीटा बैकवर्ड्स है। अच्छा, फिर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 में अपवर्ड कौन है? अपवर्ड इज दिस 2p साइन थीटा अपवर्ड, और फिर डाउनवर्ड कौन है? p साइन ऑफ 60 डाउनवर्ड है। एक ये इक्वेशन है, एक वो इक्वेशन है। आई थिंक यहाँ से p और p कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? 2 वहां पे जाके डिवाइड कर देना, साइन 60 जितना भी आता है साइन 60, साइन ऑफ 60 इज √3/2। यहाँ से आगे तो कैलकुलेटर काम करेगा भाई, उसको फिर करो डिवाइड बाय 2, उसका ले लो साइन इनवर्स ऑफ द आंसर। यहाँ से थीटा का जवाब आएगा 25.7। इसको उठा के यहाँ पुट करोगे तो पी का जवाब भी आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी है यार सर, ये काफी इजी था। चलो ओके 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 सर, पढ़ पढ़ के थक गए हैं, डिड नॉट स्लीप प्रॉपर्ली फ्रॉम अ वीक। अच्छा, पढ़ के थक गए हो, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा, अल्लाह कल का टेस्ट बहुत अच्छा देगा दिलाएगा। कल तुम लोग मुझे भी प्राउड कराओगे और घर वालों को भी प्राउड कराओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बस थोड़े से सवाल रह गए, थोड़े से सवाल रह गए, हौसला करो हौसला करो। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को प्रॉब्लम है? 5 में किसी को प्रॉब्लम है? नो। क्वेश्चन नंबर 5 अब्दुल्ला शाहिद, ही सेज यस। वैसे मेरा दिल बड़ा बाग बाग होने लगा था कि अगर आप कहते नहीं सर ये हो गया है, कोई नहीं। A particle of mass 12 kg is on a rough plane inclined at an angle of 25 degree to the horizontal। ये भी वही सवाल है जो भी कर रहे थे। Rough plane which is inclined at an angle of 25 degree to the horizontal, ये वो पार्टिकल है। अब आपको सर ये मैं कैसे बनाऊंगा, तो फिर अब मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकूंगा आपको, इतना तो बना लोगे ना। रफ प्लेन है, इंक्लाइंड एट 25 डिग्री, हो जाएगा भाई। अच्छा, मैस 12 kg, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? वेट 12 into 10 दैट इज 120 न्यूटन। ओके, फिर यहाँ पे क्या ड्रॉ करते होते हैं हम? सर जी यहाँ पे हम रिएक्शन ड्रॉ करते होते हैं, ये तो खुद करना ही करना है ना। फिर सर हम इधर ना वो इसको थोड़ा सा खींच कर इधर इसकी ना रेजोल्यूशन करते होते हैं, क्योंकि ये एंगल 25 है तो ये एंगल भी कितना होगा? सर ये एंगल भी 25 ही होगा। ठीक है, कर लोगे भाई? ये हो जाएगा सर, ये 120 वेट है, 120 कॉज ऑफ 25 डिग्री, ये हो जाएगा 120 साइन ऑफ 25 डिग्री। ये तो नेचुरली करना ही करना है, नेचुरली करना ही करना है। अब वो कहता है अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p न्यूटन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगी p न्यूटन की। दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। ये जो p की फोर्स है, ये बड़ी मजे की बात है। दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल, and the particle is on the point of moving up the plane, is on the point of moving up the plane। तो एक चीज तो मुझे समझ आ गई, अगर पॉइंट इज मूविंग अप द प्लेन तो फ्रिक्शन किधर होगी? फिर फ्रिक्शन होगी सर जी इधर। एक चीज मिस कर गया हूं, वो फोर्स किधर लग रही है? फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p न्यूटन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल एंड दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। व्हाट डू यू थिंक, फोर्स किधर होगी? फोर्स किधर होगी भाई? सर जी फोर्स होगी इधर। किधर होगी? आई थिंक फोर्स इस पे यूं लग रही होगी, क्या ख्याल है? दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। फोर्स कैसे लग रही है? हॉरिजॉन्टल लग रही है। तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स है यहां बना लो, या तो फिर यहां बना लो कि सर इस पे यूं लग रही है फोर्स, जिधर दिल करे या इधर बना लो, या फिर उठाकर इधर बना लो, आपकी मर्जी। ये भी हॉरिजॉन्टल है? ऑपोजिट टू फ्रिक्शन नहीं होगी, नहीं बेटा, फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। उसने फ्रिक्शन की बात बाद में मैंने निकाली है, पहला जुमला है। एक सेकंड रुको जरा, एक काम करो, मैं कहता हूं कि सर फ्रिक्शन की बात तो बाद में थी, उसने कहा था अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p न्यूटन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। एंड की बात बाद में पढ़ूंगा, किधर बनाऊं फोर्स? सर वो फोर्स हॉरिजॉन्टल तो यही है, फिर इस पार्टिकल के ऊपर अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p न्यूटन एक्ट्स ऑन दिस पार्टिकल एंड दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, यही होता है हॉरिजॉन्टल, या कुछ और होता है? अब ये फोर्स इधर बनाओगे
या ये फोर्स इधर बनाओगे, ये आपकी मर्जी है ना, ये तो आपकी मर्जी, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये भी हॉरिजॉन्टल थी, वो भी हॉरिजॉन्टल थी, कौन सी बनाओगे, ये वाली या पहले वाली? आई थिंक ये बना लेते हैं, यूं बना लेता हूँ, ये वाली ठीक है, ओके ये वाली ठीक है। अगली चीज, अब उसने कहा, फिर उसने कहा एंड द पार्टिकल, अब एंड, अब अगली बात है, द पार्टिकल इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन, इफ इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन प्लीज टेल मी फ्रिक्शन किधर होगी, अगर ये ऊपर जाने लगा है ये होगी, फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस होती है, हाँ इसलिए आपने प्लेन के अलोंग बनाई है जी, बिल्कुल 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 अलोंग द सरफेस बनानी है, फ्रिक्शन आर परपेंडिकुलर टू सरफेस बनाना है, फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस बनानी है, ठीक हो गया। अब क्या करें, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन, पार्टिकल और प्लेन के दरम्यान में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, दैट्स इट। एक चीज कर दो बस मुझे, आपका वाई एक्सिस किधर है? सर जी ये जो आर है ना, ये वाला वाई एक्सिस है, अच्छा फिर एक्स एक्सिस किधर है? सर जी ये जा रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है, अच्छा वेट तो रिजॉल्व हुआ है, आर वैसे ही वाई एक्सिस में है, एफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, कौन सी चीज रिजॉल्व नहीं हुई भी? इस पी का मसला है, इसका मसला है भाई, लुक एट दिस पी, इस पी का मसला है, पी को रिजॉल्व करना। अगर ये एंगल 25 है तो ये एंगल कितना होगा? नो, वेट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है, पी जो फोर्स पी थी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, वेट और पी के दरम्यान कितना एंगल है? वेट वाज बिल्कुल नीचे, वेट इज बिल्कुल नीचे, यू सी सर वेट बिल्कुल नीचे है, उसको आपने रिजॉल्व कर लिया, और फिर ये जो आर है, पी है आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, दरम्यान में आपने वाई एक्सिस बनाया, ये 25 डिग्री है, तो पता है ये कितना होगा, ये 65 डिग्री होगा जी भाई, ठीक हो गया, ओके। अब इसकी रेजोल्यूशन कैसे करोगे? सर जी इसकी रेजोल्यूशन, इधर जाना है ना, इधर से जाता हूँ, पहले इधर चला जाता हूँ, फिर इधर चला जाता हूँ, ये होगा पी, क्या पी साइन ऑफ 65 डिग्री, और जो ये बनाया ये क्या है? सर ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, इसके मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये होगा पी कॉज ऑफ 65। जिसने ड्राइंग के ऊपर वेट ड्रॉ कर लिया, जिसने ड्राइंग के ऊपर रिएक्शन ड्रॉ कर लिया, जिसने फ्रिक्शन ड्रॉ कर ली, जिसने वेट को रिजॉल्व कर लिया, और अगर सवाल में कोई एक्स्ट्रा फोर्स है उसने उसको भी रिजॉल्व कर लिया, असल गेम है किस चीज़ की? डायग्राम की, डायग्राम के ऊपर फोर्सेस को ड्रॉ करने की, फिर जो चीज़ एक्स या वाई में नहीं है उसको रिजॉल्व करने की, फिर उस रेजोल्यूशन के बाद इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ये पूरा अभी तक का चैप्टर है, फोर्सेस को ड्रॉ करना, जिसकी रेजोल्यूशन की जरूरत हो उसको रिजॉल्व करना, इक्विलिब्रियम हो तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर करना, अपवर्ड डाउनवर्ड बराबर करना, और अगर नहीं हो तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए करना। अब उसने कहा था ना ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग, तो इक्विलिब्रियम ही है ना, है, तो अगर इक्विलिब्रियम है तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ जी फॉरवर्ड कौन है, मतलब टू द राइट कौन है, एक्स एक्सिस के राइट पे कौन है? सर जी एक्स एक्सिस के राइट पर है पी साइन 65, ये वाला, ये एक्स एक्सिस के राइट पर है, ओके। एक्स के लेफ्ट पे कौन है? सर लेफ्ट पर है डब्ल्यू वाला, वो जो साइन था 120 साइन 25, और एक और भी लेफ्ट पर है सर, फ्रिक्शन भी लेफ्ट पर है। हेलो जी, एक इक्वेशन ये बन गई, यहाँ से क्या निकलेगा देखते हैं सर, यहाँ से क्या निकलेगा, दूसरी इक्वेशन बनाओ। दूसरी इक्वेशन क्या है सर? दूसरी इक्वेशन है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड कौन है? वाई के ऊपर कौन है? आर। वाई के नीचे कौन है? सर वाई के नीचे एक ये वेट वाला था 120 कॉज ऑफ 25, और एक ये पी का भी वर्टिकल नीचे है, कौन सा? प्लस पी कॉज ऑफ 65। ये कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है हमारे पास, अननोन कितने हैं? अच्छा ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। यहां से आपके पास आएगा, फ्रिक्शन की जगह लिख देना म्यू आर, क्या लिख दो फ्रिक्शन की जगह? इधर फ्रिक्शन की जगह लिख दो म्यू, म्यू वाज 0.8 इनटू, एक काम करो इस आर की जगह ना ये पूरी चीज उठा के यहाँ लिख दो,
फ्रिक्शन की जगह मैं लिखता हूँ P इंटू साइन 65 इज इक्वल टू जो भी 120 इंटू साइन 25 प्लस फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू आर। ओके हो गया, म्यू आर लिख दिया। फिर इसको ही आगे सॉल्व करता हूँ। म्यू की जगह लिख देना 0.8 इंटू आर की जगह क्या लिखोगे भैया? सर आर की जगह तो मेरे पास ये पूरा फार्मूला ही है एक, इस पूरे को उठा के यहाँ लिख दो 120 cos 25 प्लस P cos 65। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक लंबी चौड़ी सी इक्वेशन हो जाएगी। और इस इक्वेशन से घबराना मत, अलजबरा आता है आप सब लोगों को, घबराना मत। इसमें सिर्फ P ही अननोन है, एक P ही अननोन है। खींचते रहो, इसको लगे रहो, 2 मिनट बाद जवाब तक पहुंच ही जाओ। 2 मिनट बाद जवाब तक पहुंच ही जाओगे। fx वाला एक बार फिर बता दें। ओके, जस्ट आंखें तेज करनी है। fx भी 0 है, fy भी 0 है। कौन कौन है इस वक्त मुझे बताओ? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सी हैं? एक्स एक्सिस में एक ये फोर्स है ना, ये P का साइन कंपोनेंट है। बैकवर्ड्स ये फोर्स है ना, ये वेट का साइन कंपोनेंट है। और एक फ्रिक्शन बैकवर्ड्स है ना, ये लो जी सर, ये वाली 3 बैकवर्ड हो गई, एक फॉरवर्ड 2 बैकवर्ड हो गई। इसी तरह अपवर्ड डाउनवर्ड में, अपवर्ड और डाउनवर्ड में क्या सीन है? सर अपवर्ड कौन है? अपवर्ड एक तो R है। फिर डाउनवर्ड कौन है? सर डाउनवर्ड एक वेट का कंपोनेंट है और एक वो P का कंपोनेंट है। ठीक है, एंगल 65 कैसे निकला बेटा? अगर ये वाला एंगल 25 डिग्री है, ये एंगल 25 है ना, अब वेट बिल्कुल नीचे है, P बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो अगर ये 25 डिग्री है तो वो 90 होगा ना। टोटल 90 है, 90 में से 25 निकालूंगा तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हाथ बैठ रहा है सर। हाँ ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अब हाथ बैठ रहा है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आर मैंने निकाला नहीं है, मैंने आर निकला नहीं, मैंने आर का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज उठाकर इधर पुट किया। ठीक है, एज इट इज उठाकर इधर पुट किया। ठीक है, सीम्स इजी नाउ। चलो ये शुक्र है बात, ये बड़ा पॉजिटिव जुमला है मेरे लिए। ठीक है, क्या अब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे? आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मिटा दूं भाई? कर लोगे यहाँ से आगे? हेलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को प्रॉब्लम? अच्छा मुझे पता है कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन ये है कि इस वक्त क्लास में मौजूद हैं 80 लोग, 80 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं। मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दो, जरा मैं इनकी अटेंडेंस ले लूँ। अटेंडेंस इन द सेंस कि मैं इनकी जरा तस्वीरें खींच लूँ, ताकि कल को मुझे कोई कहे ना सर जी मेरा इस वजह से खराब हुआ है, मेरा उस वजह से खराब हुआ है, तो मुझे समझ हो कि मैंने उस नालायक आदमी को करना क्या है। अच्छा 1 सेकंड रुकिए। मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ। दिस इज इसमें इसकी तस्वीर खींचनी है ताकि हमें पता चल जाए क्लास में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, कौन कौन पढ़ाई को लेकर सीरियस है और कौन कौन बस पढ़ाई को लेकर शुगर ही लगा रहा है। आई नो इट इज संडे, बट संडे से बढ़कर एक और बात यह है कि सर कल टेस्ट भी तो है ना, तो हम क्या संडे को लेकर तो क्या पढ़ाई नहीं हो सकती संडे वाले दिन? दिस इज 2 मिनट रुक जाइए बस। जो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं खुदा उसी को अता करते हैं। जो लोग मेहनत से घबराते हैं अल्लाह ताला फिर उनको नफा तो नहीं देते हैं, नफा तो नहीं देते हैं। 1 सेकंड बस रुक जाइए, मुझे अटेंडेंस पूरी करने दीजिए। हियर यू गो, ताकि कल जब मुझे पता हो ना कि कौन कौन निकम्मा नहीं आया तो उसकी क्लास वैसी बने। जी भाई, सो नफातुल्ला क्या होता है? ज्यादा नहीं देते, बस वो भी थोड़ा बहुत ही मिलता है उसको। जब इंसान मेहनत करता है, कुर्बानी देता है। मुझे पता है आज संडे है, बहुत सारे लोगों के घर में क्या पता कोई दावत चल रही हो। मेरे भी घर में गेस्ट आए हुए, यकीन जानिए अभी कुछ और लोगों ने आना भी है। ठीक है, बीच में जो ब्रेक थी मैंने उस ब्रेक में उन गेस्ट को अटेंड भी किया है। ठीक है, सो लेकिन अगर आप फिर भी इंसान पढ़ेगा, मैं पढ़ाई के लिए अपनी अपनी चीज़ों को कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप अगर पढ़ाई के लिए भी चीज़ों को कुर्बान करेंगे
तो इंशाल्लाह तब जाकर तो अल्लाह ताला सर सेम गेस्ट आए हुए हैं, बस संडे का दिन ही ऐसा होता है, हर तरफ गेस्ट आए होते हैं। बहरहाल जो क्लास ले रहा है जी जनाब, सबको सबको मेरी तरफ से सलाम है जी, सबको मेरी तरफ से सलाम है। ये शो करता है कि आप मेहनत करना चाह रहे हैं, ये शो करता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन 6 में किसी को मसला है जी? वालेकुम सलाम। क्वेश्चन 6 में किसी को मसला है? एनीवन? नो? 6 का पार्ट 2। ओके। बच्चा कह रहा है सर मैं खुद किसी के घर पे मेहमान आया वो। इधर सुनो, इधर सुनो, ये जरा सवाल पे ध्यान दो भाई, सवाल पे ध्यान दो। A particle is projected vertically upwards, किधर फेंका उसको? ऊपर, with a speed of 30। जमीन से आपने उस पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया। Okay, what is its initial speed? 30 from a point on a horizontal ground. Show that the maximum height above the ground reached by the particle is 45। मिसाल यहाँ पे पहुंचा है मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ v कितना होगा? 0। दरमियान में a कितना होगा? g। ऊपर जाते हुए डिसलरेट हुआ होगा तो -9.81 या -10 लिख लें, नो इशूज। हाइट निकालो जी, ये तो यार बड़ा आसान है। सेकंड इक्वेशन लगेगी सीधी सीधी। सेकंड लगेगी कि थर्ड लगेगी? चलो जो भी लगे, आई थिंक हाइट निकाल ली होगी आप। पहला पार्ट किसी ने पूछा भी नहीं। हाइट का मतलब जवाब बता दो, हाइट का जवाब बता दो भाई, हाइट का जवाब बता दीजिए। 45। ओके, ग्रेट हो गया। फाइंड द टाइम, अब अगला सवाल सुनो। फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स फॉर द पार्टिकल टू रीच अ हाइट ऑफ 33। अच्छा ठीक है, सवाल में गिवन था पहले से। फाइंड द टाइम निकालना है दैट इट टेक्स फॉर द पार्टिकल टू रीच अ हाइट ऑफ 33.75 meters above the ground for the first time। For the first time, यहां से जब उसको आपने ऊपर फेंका तो u कितना था उसका? 30। टोटल हाइट थी उसकी कितनी? 45। ठीक है। टाइम बताइए दैट इट टेक्स फॉर द पार्टिकल टू रीच अ हाइट ऑफ 33.75 above the ground for the first time। यहां पे कहीं हाइट है कितनी जी? 33.75। ठीक है। जब हाइट ये है, जब वो यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ टाइम कितना हो रहा था? ए दोबारा ऊपर जा रहा था ना, ए वाज जी वाज -9.81 या 10। एंड फाइंड आल्सो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी? ये सवाल भी कराओगे तो गला दबाऊंगा तुम लोगों का भी। जल्दी से खुद करो, जल्दी करो, 1 मिनट है, खुद करो भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी भाई। जवाब आ गया, जवाब आ गया जी। 0.857 मीटर्स पर सेकेंड। कोई मसला है? कोई मसला जी इसमें? हो जाएगा? चलो जी, ग्रेट हो गया जी, ग्रेट हो गया भाई, ग्रेट हो गया। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब एक काम क्यों ना करें यार, आप काम 10 न्यूटन की वैल्यू यूज करने हैं जी के लिए। हाँ कर सकते हैं, मैं इस पे नंबर नहीं काटूंगा। अगर आप जी की जगह 10 भी यूज करेंगे तो मैं नंबर नहीं काटूंगा, मैं नंबर नहीं काटूंगा भाई, ठीक है? ओके, अब मेरी बात सुनो। अब असल असल बात अब मैं करने लगा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात। देखो बेटा, मैंने आपको पहले 6 सवाल करवा दिए, 6 के 6 खुद करवाए ना हैं। कोई भी सवाल आपने ये नहीं कहा सब छोड़ दें, हर सवाल कराना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का मैं जस्ट एक एक लफ्ज का टिप देता हूँ, एक एक लफ्ज का टिप देता हूँ। अगर अभी खुद कर लोगे तो कल के टेस्ट की तैयार, मुझ पे छोड़ोगे ना, मैं दोबारा कराने को मैं तैयार हूँ, कराने को मैं तैयार हूँ ये अगले सवाल। जब तक खुद नहीं लड़ोगे सवालों के साथ। अभी तो घर में बैठ के प्रेशर नहीं होगा, कल एग्जाम के दौरान ज्यादा प्रेशर होता है। मैं इन्विजिलेट कर रहा होता हूँ तो बड़ी टेंशन होती है, मैं चल रहा होता हूँ तो चलते देखते देखते मुझे ना बेहोश होता जाएगा बंदा, ठीक है? सो मैं चाहता हूँ अभी इस टेंशन को थोड़ा सा फेस करो। मैं एक एक सवाल की छोटी छोटी टिप देता जाता हूँ, ठीक है? मैं दोबारा से क्लास ले लूंगा, नो इशूज, नो इशूज, नो इशूज। जो प्रॉब्लम होगा मैं कराऊंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं आपको दोबारा क्लास ले लूंगा। अभी 9:30 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं, मैं आपको 1 घंटे का टाइम और देता हूँ, मैं आपको 1 घंटे का टाइम देता हूँ। मैं आपको एक एक लफ्ज, एक एक सवाल के एक एक लफ्ज हाईलाइट करता हूँ, उसके हिसाब से करते जाना, ठीक है? मुझे उम्मीद है कर लोगे, मुझे 100%। और अगर अभी खुद कर लिया ना, ये असल तैयारी है, असल तैयारी इस वक्त हो रही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 में लफ्ज क्या है? सुनो जी सुनो। ओके, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, मान लिया।
इधर लफ्ज इक्विलिब्रियम, रिजॉल्व करना, फॉरवर्ड बैकवर्ड करना, अपवर्ड डाउनवर्ड करना, दो इक्वेशन बनेगी, जो जो अननोन है निकल आएगा, ठीक है, जो जो अननोन है निकल आएगा। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 7 को कर लोगे? इक्विलिब्रियम को हाईलाइट किया मैंने, ओके। क्वेश्चन 8 पे चलता हूँ। यहाँ पे क्या सीन है? रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, क्या है? रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, वहां फ्रिक्शन होएगी, ठीक है। उसने कहा एक फोर्स है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन इज अप्लाइड एट पी एट एन एंगल अल्फा अबव द हॉरिजॉन्टल, मैंने पिछले किसी सवाल में करवाया था। द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, एंड एक्सेलरेट्स एट दिस रेट। इसमें अपवर्ड इज इक्वल टू द डाउनवर्ड होगा, लेकिन फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड नहीं होगा। एफ नेट इज इक्वल टू एम एल, अब वर्टिकली इक्विलिब्रियम लगा देना, हॉरिजॉन्टली एफ नेट इज इक्वल टू एम ए कर लेना, मुझे उम्मीद हो जाएगा। इसकी ये हिंट हो गई। तीसरे 9वें सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे ये सवाल मैंने पहले से कहीं कराया हुआ है, ये सवाल मैंने पहले से कहीं कराया हुआ है, कर लोगे इसको, ये इसको खुद, ये काइनेमेटिक्स की शीट का है, डायनेमिक्स का नहीं है, ये डायनेमिक्स का नहीं है, ये आराम से कर लोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ से अगेन पहले तो फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना, रिजॉल्व करके उसने क्या कहा, रिजॉल्व करके वो कहता है जी क्वेश्चन 9 नॉट इजी, चलो करा देता हूँ क्वेश्चन 9। A cyclist travels along a straight road with constant acceleration. He passes through the points A, B, and C. The cyclist takes 2 seconds to travel along each of the sections A to B. A से B में भी उसको 2 seconds लगते हैं, B से C में भी उसको 2 seconds लगते हैं, और मुझे लगता है मैंने सवाल कराया हुआ है, ठीक है। फिर he passes through B with a speed of 4.5. यहाँ पे उसकी स्पीड होती है 4.5. The distance AB is 4/5 of the distance BC. A से B तक का जो डिस्टेंस है, it is equals to 4/5 of the distance BC. अगर ये डिस्टेंस x है तो फिर ये डिस्टेंस कितना है जी? 4/5 of x. 4/5 of x है। This distance, this is this distance, ठीक है। Find the acceleration of the cyclist. अब आपने 2 इक्वेशनें बनानी है और साइमल्टेनियस इक्वेशनें बनेंगी। एक मसला है कि आपको कौन सी सिचुएशंस बनानी है। एक बनाना ए से बी वाली जिसमें फाइनल स्पीड का जिक्र हो, ठीक है। हमें स्पीड एट ए नहीं पता, एक केस बनेगा ए से बी का और एक केस बनेगा बी से सी का। ए से बी वाले में फाइनल स्पीड वाली इक्वेशन लगाना, बी से सी वाले में इनिशियल स्पीड वाली इक्वेशन लगाना। तो कर लोगे ना यार, कर लोगे ना भाई, ठीक है। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है जी क्या करो, यहाँ पे कहता है ये कुछ फोर्सेस हैं, अल्फा शल्फा इतना, कहता है फाइंड द रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट अगर इतना है, रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ 3 न्यूटन, ओके। इसका जवाब दे दो बस मुझे। रिजल्टेंट ऑफ द 4 फोर्सेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ 3 न्यूटन फोर्स। कौन है 3 न्यूटन फोर्स? कौन सी है? डायरेक्शन ऑफ 3 न्यूटन फोर्स क्या है? What is the direction of 3 Newton force? What is the direction of 3 Newton force? X-axis. अब वो कहता है रिजल्टेंट ऑफ 4 फोर्सेस इज इन द x-axis। तो मैंने पहले कराया था ना, इसका मतलब क्या है सर? वर्टिकल कंपोनेंट r/0 होगा। ग्रेट हो गया जी, आपको तो सब आ गए, आप लोगों को सब आ गए। 11th में क्या है? 11th की मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, एक सवाल तो खुद भी करो ना, ठीक है। चलो मैं 10:30 पे मैसेज करके पूछूंगा कि कोई मसला है कि नहीं है। 10:30 पे मुझे प्लीज एक बल्कि काम कीजिएगा, 10:30 पे मुझे खुद ही मैसेज कर दीजिएगा। नहीं, खुद कोशिश कीजिए, मुझे 10:30 पे एक मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर मुझे फलाना सवाल नहीं हुआ, ठीक है। प्लीज सेंड आंसर की, मैं आंसर शीट दोबारा भेज देता हूँ। मुझे 10:30 पे एक मैसेज कीजिएगा। मैं उस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप सब कहेंगे सर जी सब हो गया, अगले 500 सवाल हो गए हैं, दें कल टेस्ट, देखते हैं क्या होता है। इस उम्मीद के साथ मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नो बिग डील, मैं करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।